गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि कृषि किस तरह से हमारे देश में पिछले 10-15 वर्षों में आगे बढ़ा है। देखो, इसमें पूरा कंपाइल हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर। उससे पहले एक नॉर्मल मोटिवेशन की बात बताना नहीं चाहता हूँ। अभी रिजल्ट आया है 10 दिन पहले यूपीएससी का, और सभी लोग यूपीएससी के शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। सब लोग मोटिवेट होते हैं, 1 घंटा मोटिवेट होते हैं, 2 घंटा मोटिवेट होते हैं, 4 घंटा मोटिवेट होते हैं, 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, ठंडा पड़ता है, फिर मोटिवेट होते हैं। मतलब ये दौर क्रम चलता रहता है। दोस्तों, 4-5 साल पहले की घटना मुझे याद आ रही है। एक अन्नू कुमारी नाम की लड़की थी, उसका 2 साल 2.5 साल का बच्चा था। उसने पढ़ने के लिए अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। और अभी इस बार भी रिजल्ट में कुछ सुनने को आ रहा है, एक लेडी ने ऐसा किया है, सुनने को आ रहा है। देखो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुनने को आ रहा है। देखो, इस लड़की का, इस अन्नू कुमारी का ही नाम लेके बोलूँगा कि कितनी बड़ी त्याग की, मतलब अपने बच्चे का भी मोह नहीं छोड़ा। यहाँ पर तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ या अपने कुछ स्टूडेंट को देखा जिसका मोह कुछ ऐसे लोगों के प्रति गया कि मोह गया ही नहीं, पढ़ाई के प्रति मोह आया ही नहीं। और एक बात बताऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का कारनामा करते हैं, इस तरह का घटना करते हैं कि सामने वाले को एहसास ही नहीं होने देते हैं कि ये गलत है, ये इंसान गलत है, ये वास्तव में ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटना अभी हाल फिलहाल भी हुई है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। मतलब मैं देखो ये कहना ये चाह रहा हूँ, त्याग। अगर यूपीएससी में आपने त्याग नहीं किया एकदम जी जान से, सिर्फ दिन रात सोते जागते, आप क्या पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, अगर उसमें रम नहीं गए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद कुछ नहीं जानते हैं, उनके साथ क्या आप बातचीत करोगे, उनसे क्या सीखोगे। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने आप पर संयम रखिए। जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, यूपीएससी को पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है। मैं गांव में रह रहा हूं, मैं देख रहा हूं बहुत करीब से। आज भी अधिकांश लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारे आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे मजबूत स्तंभ कृषि ही है। कोविड काल में ये बात तो मजबूती से एक बार फिर सामने आई कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया था, चाहे कंपनी हो, चाहे बड़ी बड़ी मशीनरी हो, जितनी भी चीज़ें थी, बट एग्रीकल्चर हो रहा था। हमारे किसान दिन रात लगातार पसीना बहाकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर। और एक और बात बताऊं, हमारा जो खाद्यान्न का सिस्टम है, आप 10 साल 20 साल पहले 1970 का दशक ले लो, तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और हम कहाँ से कहाँ तक का दूरी तय किए हैं। जैसे मैं एक दूरी तय करने में एक सिंपल बात बताऊं, जब हमारे पास बच्चे गांव में आते हैं, यकीन मानो ये लोग घर में सोते जागते रहते हैं, ग्रेजुएशन भी पास करते हैं, तो ग्रेजुएशन में भी रहते हैं, पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी बस पॉलिटी हिस्ट्री, कुछ लोगों को तो सब्जेक्ट भी नहीं पता होता है, और क्या है नहीं है वो भी नहीं पता होता है। और जब मेरे पास आते हैं तो मैं पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, अरे यार ऐसा, तो मतलब ये भी एक रिफॉर्म हुआ गाँव में, वो अलग बात है। मेरे पास नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक रिफॉर्म हुआ। तो धीरे धीरे किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो आगे जाओगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में हम आज आत्मनिर्भर हैं। हमारा गांव भी एक दिन एजुकेशन में बहुत आत्मनिर्भर होगा, बहुत आगे जाएगा, एक दिन जाएगा, ऐसी मेरी मंशा है, और ऐसा होगा। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं। भारत की आत्मा कृषि है। जैसे आपकी आत्मा के अंदर हर वक्त बुक्स होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ये मोबाइल टिप टाप नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में तो बार बार बोलता हूँ, एकदम सोशल मीडिया को भूल जाओ। ये जो टाइम से एकदम आते हैं और जाते हैं, रिप्लाई आया, खट से रिप्लाई चला गया, बहुत लोग ऐसा करते हैं। जाके देखो अभी इंटरव्यू, जितने भी लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं, आप सभी मानते हैं कि इस आत्मा की मजबूती के लिए खेती पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन देश के लिए देखो, मेरी एनर्जी देखो कितनी ज़्यादा है, एकदम हमेशा आपकी भी एनर्जी इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन देश के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे किसान की दशा में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन में हमारे कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अंग्रेजी शासन, ब्रिटानिया हुकूमत, आज़ादी के बाद कई कानून किसानों के हितों में बने, परंतु वे वास्तविक धरातल पर अपना प्रभाव छोड़ने पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। ऐसे में एक सेकंड, कहाँ चला गया, सॉरी, ये थोड़ा दिक्कत करता है। हाँ, 1 मिनट, कहाँ गया। आज़ादी के बाद कानून वास्तविक धरातल पर प्रभाव पाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। ऐसे बैकग्राउंड फ्लो बना सकते हो। आज हमारे अन्नदाता ने चाहों से मार झेली। बाढ़ कैसे झेली? अभी क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, मानसून का सही समय पर नहीं आना, टेक्नोलॉजी अगर सही से नहीं मिल रही है, या इनको ऋण नहीं मिल रहा है,
साहूकारों, जो साहूकार लोन दिया करते थे आज से 20 साल 50 साल पहले। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, साधनों के व्यवस्थापन, जमीन बंटवारा, छोटे जो हमारा जोत का आकार है छोटा होता जा रहा है। उर्वरकों की असंतुलित उपयोग, ये जो कालाबाजारी होता है, हालांकि अभी तो घटा है बहुत सारा। घटती उर्वरा शक्ति, भाई खेत का तो उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा घट रहा है। आधुनिक तकनीकी का ज्ञान का अभाव, ये शहर में तो अभाव ज्ञान मिलेगा, लेकिन गांव में, जैसे मैं गांव में आकर काम कर रहा हूँ, लोगों को कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं यहाँ से भाग जाए। तो बताओ ऐसे में गांव का कैसे विकास होगा? कई मसले इसके पीछे की बड़ी वजह है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कृषि कार्य को समाज में दोयम दर्जे का माना जा रहा है। यही कारण है कि कृषि विषय से पढ़ने वाले भी इस कार्य में रुचि नहीं दिखाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो करते हैं एग्रीकल्चर से और काम कुछ और करने लगते हैं। अरे आप जो जिसकी पढ़ाई की उसी के अनुसार उस कार्य को करिए। यही कारण है कि कृषि विषय से पढ़ने वाले भी इस कार्य में रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, ये क्या प्रॉब्लम है, राष्ट्र के निर्माण, एक सेकंड, कुछ वर्षों में जिस तरह से एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण का संकल्प आया है, तरह से एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र संकल्प लिया गया है, उसके लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे अनिवार्य माना गया। मतलब सरकार भी इस बात की पुष्टि कर रही है, क्योंकि इसमें देश की आधी से अधिक आबादी संलग्न है। 50% से ऊपर जनसंख्या हमारे भारत का एग्रीकल्चर में है। देश की उन्नति का रास्ता गाँव से होकर ही निकलेगा, गांव से होकर ही निकलेगा। क्या बात है, कितना बढ़िया लोग लिखते, कितना बढ़िया है। मैं तो मतलब शौक हो जाता हूँ। और मैं गांव में हकीकत देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होता है गांव में। ना सिखाने देते हैं, ना खुद सीखते हैं, ना गांव के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो आगे बढ़ जाते हैं गांव से, यकीन मानो दोस्तों, वो वापस नहीं आते। देखो ये धरातल की बातें बता रहा हूँ मैं। जब जैसे मेरे पास कुछ बच्चे पहले थे, तो वो सॉरी मैं कुछ बातें बोलने लगता हूँ बीच में। एक्चुअल मेरा अनुभव है ये सब। गाँव में कुछ बच्चे ऐसे थे, हम गांव का विकास करेंगे, हम रिफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब छोड़ के भाग गए। मतलब कहाँ गई बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो राष्ट्र को बल मिलेगा। देश के किसानों की काया पलट के संकल्प के साथ कृषि क्षेत्र को किसान के हित में ऐसी योजना लागू की गई जिससे किसानों की दशा और दिशा के मतलब कुछ ऐसी योजनाएं ले गई जो दिशा और दशा तय की और किसानों को समृद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग, भाई टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो कैसे होगा। स्मार्ट खेती की तरीका को बढ़ाया गया। NEGPA, यहाँ देखो NEGPA। अब आपका काम है इसको सर्च मारकर देखना प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से क्या है। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और उपयोग, आर्टिफिशियल AI, हर जगह आर्टिफिशियल। आप जैसे यूट्यूब खोलते हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट खोलना शुरू कर देते हो, AI, मशीन लर्निंग, सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल कृषि परियोजना के लिए राज्यों का वित्त पोषण, स्टेट का भी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन बहुत काम आता है। ड्रोन तकनीक से फसलों के प्रबंधन और उनकी पैदावार, आप देख लोगे कहाँ पे कौन सा फसल खराब हो रहा है, कौन सा कीड़ा है, क्या है, नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं। दक्षता में बेहतर हो रहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और कृषि उद्यम, देखिए सब पॉइंटिंग है। स्मार्ट चार्ट बना करके आज सब बना सकते हो। कृषि उपज बाजार समिति मंडियों के बीच नेटवर्क बनाया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बनाया गया। ई-नैम जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार और ग्रामीण कृषि बाजार से बेहतर दाम मिलता है। ई-नैम के जरिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पैसा 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया। मतलब सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया, ये एक पॉइंट आपको मिला। पॉइंट मैं बताता जाऊंगा आपको। कृषि यंत्रीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इतना करोड़ रुपए। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात जान लो, सरकार ने, गवर्नमेंट ने बजट बढ़ाया है एग्रीकल्चर के लिए। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसानों के लिए सब्सिडी 15 लाख से अधिक मशीनें और उपकरण, मतलब जो आपका जो सोलर पंप वगैरह मिलता है, ये सब आपको, या फर्टिलाइजर वगैरह सब्सिडी देता है सरकार। किसानों को किराए पर कृषि उपकरण देने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि महंगे आते हैं। 2014 से 21 के दौरान कुल 1575 क्षेत्रीय फसली किस्में जारी की गई। मोबाइल के जरिए कृषि सलाह दिया जा रहा है। कृषि और किसान संबंधी सेवाओं के लिए एक मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल ऐप, अब डाटा नहीं, यहाँ ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारे मोबाइल ऐप आए हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ाना है, ये सब पॉइंट है कि कैसे किसानों को आगे बढ़ाना है, गरीबी कैसे दूर करना है। 1 लाख करोड़। देखो दोस्तों, एक होता है, देखो एक बात बताता हूँ, जो स्मार्ट UPSC एस्पायरेंट होते हैं ना, स्मार्ट UPSC एस्पायरेंट अलग से दिखता है कि यस, इसे 190 से ज़्यादा 200 नंबर के आसपास
या 220-30 नंबर इंटरव्यू में मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, अगर आपसे पूछता है कि हंगर क्या है, भुखमरी क्या है, भुखमरी किसे कहते हैं, भुखमरी की समस्या क्यों है, और भुखमरी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इंटरव्यू में आप बता दोगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसके लिए निकाला जाता है। कौन निकालता है? पहले IPRI निकालता था, उसके बाद कोई और निकालने लग गया। वर्ल्ड वाइड निकालना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड हंगर भी है इसके साथ। अब देखो, इतना बात तो सब बताएगा जिसने यूपीएससी का पढ़ा होगा, लेकिन इसी में एक रिपोर्ट आता है कि 6 में से 5 लोग गरीब हैं, मतलब हंगर की समस्या है। और ये जो हंगर की समस्या है, इसमें 6 में से 5 लोग SC या ST हैं। अब बताओ, अगर जिसने SC ST का नाम जोड़ करके इस तरह की बातें की, एकदम अंदर से ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, आई विल गॉट नंबर। बारीकियों से समझने का कोशिश करो। यूपीएससी आपको नहीं पढ़ रहा, आप मतलब आपको आपके मतलब एकदम क्रीम, मतलब आप अलग तरह का बंदा चाहिए, अलग तरह की बंदी चाहिए। लड़का या लड़की, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अलग तरह की सोच वाला व्यक्ति को ढूंढता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर डिजिटल मंच बनाया गया, स्मार्ट किसान, एग्री एस्टेक एंड इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉरेस्ट। इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं गांव में बार बार गांव आ रहा हूँ, अगर मैंने 1-2 रिजल्ट दे दिया, 3 रिजल्ट दिया, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अगर इसी गांव में कोई अदरक की खेती करने लगे, या देखो अदरक ही नहीं, इस गांव में या कि आप जिस किसी भारत के किसी कोने में किसी जगह पर, अगर वहाँ पर जो जिस तरह की मिट्टी है और किस तरह की खेती हो रही है, इसको स्मार्ट तरीके से किया जाए, तो वहाँ के लोग उन चीज़ों को सीखेंगे। और देखो, ऐसी चीज़ ऐसे इस तरह से सोचो। योजनाओं तक किसानों की आसानी से पहुँच और लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये फसल बीमा योजना क्यों आया? क्योंकि डिसास्टर हो या कोई कीड़ा इंसेक्ट वगैरह लग जाए तो उनको समस्या हो जाता है। देखो, किसानों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, बहुत कम लोगों का। यकीन मानो, गांव में जाकर देखोगे तो अब आप इतने अच्छे चावल 100-150 का बढ़िया सब्जी खरीदते हो, कितनी मेहनत से किसान उगाते हैं, क्या उन्हें उचित दाम मिलता है? अभी खुद से पूछ कर देखो। तो आप ऐसी व्यवस्था करोगे जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे कि उन किसानों को फायदा हो। मैंने तो ऐसे स्टूडेंट देखे कि अपना ही फायदा सोचते हैं, दूसरों का फायदा सोचते ही नहीं। 11 करोड़ किसानों को इतना लाख रुपए ज़्यादा का वितरण मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। MSP पर बढ़ाएगा। देखो, यहाँ पर 10 साल में फसलों की MSP 50% तक बढ़ाया गया। MSP आप जानते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों के लिए सस्ती दर पर 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण व्यवस्था किया गया, सस्ती दर पर। अब ऋण देगा तभी तो। एक और चीज़, ऋण देने की व्यवस्था है, पशुपालक और मत्स्य पालक को भी सस्ती दर पर कर्ज दिया गया, और ये पहली बार शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। AI चैटबॉट, ई मित्र के जरिए डिजिटल सहायता दिया जा रहा है अपनी भाषाओं में किसानों को, जिस भाषा में उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मैथिली हो, चाहे कन्नड़ हो। PM किसान मोबाइल ऐप विकसित किया गया। चेहरा प्रमाणीकरण आधारित eKYC की सुविधा भी दी गई, मतलब फेस वाला। कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने के लिए किसानों की रेल की शुरुआत की गई, ताकि सामान खराब ना हो। किसान रेल में परिवहन भाड़े में किसानों को 45% तक सब्सिडी मिली। देखो, ये सारे पॉइंट्स यूज़ करने लायक है। पिछले 10 साल में कृषि बजट 5.5% के आसपास बढ़ा। ये अब डाटा आप यूज़ कर सकते हो। कृषि क्षेत्र का चाल चरित्र और चेहरा बदलने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, आपको किसी का टिक्स नहीं करना है। उत्पादों की खरीद और MSP में रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई अहम योजनाएं और नीतियां बनाई गई है। तकनीक आधारित खेती पर सफल प्रयोग किया जा रहा है। इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप भी एग्रीकल्चर में आ रहा है। किसान सम्मान निधि योजना आया। खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों की MSP पर 50% से अधिक की वृद्धि की गई। किसानों के लिए सस्ती दर पर 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण की व्यवस्था की गई। और अभी भी बोला, पशुपालक और मत्स्य पालक को भी इसमें शामिल किया गया। महिलाओं और युवाओं के साथ किसानों को, और एक बात बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाएं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। महिलाएं, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। किसानों को मजबूत करने और फसल की पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसानों को हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार 6,000 रुपये मिलता है। 4,000 की किस्त आसपास किस्त में मिलता है। यहाँ पर होगा 6,000 रुपये मिलते हैं, और 4 महीने के अंतराल पर मिलते हैं। 2 तिया 6, 4 तिया 12 हो गया। इतना पैसा बटा गया सम्मान निधि के अनुसार, हमारे काम का नहीं है। 22 अनिवार्य कृषि के लिए फसलों के लिए MSP तय किया गया। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ, सरकार ने लागत मूल्य पर कम से कम, लागत मूल्य मतलब फैक्टर कॉस्ट, 50% रिटर्न गारंटी सुनिश्चित की, मतलब 50% मिलेगा ही मिलेगा। 22 फसलों की MSP, और ये MSP दोस्तों UPSC का फेवरेट है, प्यार करता है UPSC। ऐतिहासिक वृद्धि की। सभी अनिवार्य फसलों, खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP
2018-19 में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत कम से कम 50% के रिटर्न के साथ बढ़ाया गया। पिछले दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों में एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए, मतलब एमएसपी ज्यादा मिला, आप ऐसे समझिए। योजनाओं की शुरुआत 2016 में हुई। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब हुआ स्टार्ट? 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? आप लोग देखना। प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा दिया जाता है। किसान करते हैं मामूली प्रीमियम का भुगतान इसके अंदर। केंद्र और राज्य सरकार 50% दोनों का भागीदारी इसके अंदर होता है। अब एक बात बताओ, अब मैं गांव में आ रहा हूं, काम कर रहा हूं, ये जो यूपीएससी वगैरह के विद्यार्थी या जो मतलब और भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाली, वही इस योजना को जान पाएंगे क्या? गांव में किसान जान पाएंगे? तो ये काम किसका है? आप जब डीएम बनोगे तो आप अवेयरनेस फैलाओ मुखिया के माध्यम से, इस तरह के आंसर को उपयोग करो मेंस के अंदर इंटरव्यू के अंदर। केंद्र सरकार उस सब्सिडी हिस्सेदारी करती है प्रदान। 2016 में ई-नेम लॉन्च हुआ था। ट्रेडिंग पोर्टल है, आप जाइए अपना सामान का रेट लगाइए और वहाँ से बेच के सेल और बाई कीजिए। इस तरह की कोई काम होता है। देश भर के खरीदारों से जुड़ने का बनाता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। कृषि व्यापार में क्रांति आई, बिचौलिया खत्म हो गया, डायरेक्ट पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। किसानों को उचित बाजार मिला, सही रेट मिलेगा। एक और चीज, एक छत के नीचे कई सुविधाएं दी गई। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत की गई उर्वरक विभाग द्वारा, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री द्वारा। एक और चीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो स्टार्ट किया गया है, सहकारिता मंत्रालय, इसी को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एक है टर्म। एक छत के नीचे उचित मूल्य उर्वरक, बीज और कीटनाशक मिल जाए। ये टर्म जोर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, इसको सर्च मार करके आप लोग अच्छे से देखना। मैं आपको मेंस के एस्पेक्ट में बता रहा हूं और इतना बताना संभव नहीं है, काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। मृदा परीक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड जो सरकार ने जारी किया था 2015 के आई थिंक आसपास, इतना 1,75,000 समृद्धि केंद्र किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किया गया। मिट्टी के स्वास्थ्य की उर्वरता के सुधार के लिए सुझाव देने की बात करता है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है। उत्पादकता में वृद्धि, देश के करोड़ों किसान को इससे लाभ हुआ है। 8,277 सॉइल परीक्षण प्रयोगशाला लैब बनाया गया। इतना आप डाटा लिख सकते हो, 9,000 के आसपास या 8,000 के आसपास, लगभग 8,000, इतना लिख करके आप यूज कर सकते हो। यूरिया की खपत 10% तक कम हो गई है। नीम कोटेड यूरिया जो आया है, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू किया गया। 2015 में लॉन्च किया गया था नीम कोटेड यूरिया। देखो मेरी एनर्जी कम हुई, 5 मिनट 7 मिनट मैंने बोला एनर्जी कम हुई, नो अगेन एनर्जी बढ़ाना है आपको, बिल्कुल नहीं रुकना, एकदम दिल से यूपीएससी की तैयारी होनी चाहिए। किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लोन सुविधाएं प्रदान किया गया। योजना देश भर के विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को मिलता है कृषि की जरूरतों के लिए लोन के तौर पर। पशुपालकों और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं को वित्तीय सुरक्षा दिया गया। पशुधन बीमा योजना के तहत बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण मूल्यवान पशुओं के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा दी गई। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर एकीकृत कोल्ड चेन बनाया जा रहा है। मूल्य संवर्धन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना मंत्रालय की चल रही योजनाओं में शामिल किया जा रहा है और बहुत सारे किसानों को इससे लाभ हुआ है। देखो यहाँ पर एक और चीज, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इससे किसानों को लाभ हो रहा है जिसके पास ऐसा कौशल है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआरों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है इससे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। देखो पशुधन से ही बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पशुधन है, सबसे ज्यादा आई थिंक पूरे वर्ल्ड में। और किसान के लिए आय का दूसरा साधन पशुधन ही है। डेयरी विकास बहुत आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी इसके लिए बनाया गया है, आपको ध्यान हो तो। परंपरागत खेती के जरिए किसान समृद्ध हो रहे हैं। एक और चीज, बांस, पान के पत्ते, नारियल, स्वीट कॉर्न, इन सब का भी व्यापार किसान बढ़ा रहे हैं। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। बुनियादी ढांचा बढ़ाया जा रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। खेती में तकनीकी का मेलजोल जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कृषि यांत्रिकरण, अवशेष प्रबंधन जो पुआल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सब का पॉल्यूशन से बचाने के लिए, पराली जो जलाते हैं उन सब के लिए भी नया नया इनोवेशन हो रहा है। किराए पर मशीन दिया जा रहा है, शुरुआत में ही बताया था। कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने और बेहतर कीमत दिलाने के लिए किसान रेल स्टार्ट किया गया।
परिवहन भाड़े में 45% की सब्सिडी। पीएम किसान मानधन योजना स्टार्ट किया गया। वृद्धावस्था में किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की। मानधन योजना के तहत क्या होता है, 18 से 40 वर्ष की उम्र की किसानों को मिल रहा लाभ। देखो इस तरह के क्वेश्चन 2016 के आसपास आई थिंक पूछा गया है, 18 से 40 वर्ष तक के। और ये लोग क्या करते हैं, 55 रुपया से 200 रुपये तक अपना ट्रांसफ़र होता है इनके अकाउंट से। और 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये और 36,000 रुपये वार्षिक पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सब अब किसान, गाँव के किसान तक कैसे पहुँचाओगे? हालांकि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ गांव में रह करके, जितनी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को फेस करते हुए करेंगे। कृषि शिक्षा को 21वीं, देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, ये भी एग्रीकल्चर से जोड़ना है। 3 दशकों के बाद जो आया है 2020 में 4.27 5.25, ये इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर देखो, पैरा 4.27 में भारत के पारंपरिक ज्ञान को लेकर के, कृषि को लेकर के बात की गई है और इसको सिलेबस में डालने की बात कही जा रही है। तो 427 4.27 मतलब रटने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, इसको आप आंसर के अंदर जरूर मेंशन करो। छात्रों को लाभ पहुंचाने में कदम का जिक्र है 5.6 में। पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता और कृषि शामिल किया जा रहा है इसके अंदर। शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में कृषि आधारित पाठ्यक्रम स्थापित किया जा रहा है। स्कूल स्तर पर कृषि शिक्षा को व्यवहारिक उपयोग का बच्चे को लाभ होगा। बच्चों में खेती से जुड़ी स्वाभाविक समझ होगी। देखो आजकल के जो बच्चे होते हैं दिल्ली, पटना में या यूएसए वगैरह में, खेत तो धान का पौधा जानते ही नहीं। आजकल के बच्चे मेरे क्लास में जब आते हैं, मैं भी यहाँ पर देखता हूँ, बेटा ये जानते हो, नाम भी नहीं सुना है। तो यार इस तरह से एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानेंगे हमारे बच्चे तो आगे भविष्य में क्या होगा। बच्चे खेती से जुड़े तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार से ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। मतलब आप अपने दादाजी से पूछिए, पापा से पूछिए, माँ से पूछिए। देश में कृषि उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। बीज से लेकर बाजार तक की खेती को टेक्नोलॉजी। जब देखो अगर एजुकेशन होगा तभी तो वो बड़े तौर पर काम कर पाएगा। रिसर्च, ये सारी बातें हमने की एग्रीकल्चर को लेकर के। उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ समझे होंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।